हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 8 की। इससे पहले के जो दो वीडियोस थे, पार्ट 6 और पार्ट 7, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट मोशन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और अगर कोई ग्राफ दिया है तो कैसे मोशन को समझा जा सकता है। वहां पे मैंने दो स्टेटमेंट का कई बार यूज किया था जो स्लोप के बारे में था कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरिया की। हो सकता है आपको पता भी हो, दो स्टेटमेंट मैं यहां भी बोलूंगा कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है, बट आज हम यहाँ पे प्रूफ भी देखेंगे। पहला जो प्रूफ देखेंगे बहुत बेसिक मेथड से देखेंगे, कोई एक पर्टिकुलर केस लेके। उसके बाद हम लोग कैलकुलस का यूज करके भी प्रूफ को सीखेंगे कि कैसे, आखिर क्यों होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया वो डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, या ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करता है। जिनको ये चीज पता है वो वीडियो को 2-4 मिनट स्किप कर सकते हैं। जिनको नहीं पता और डिटेल में सीखना चाहते हैं वो मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो आप जरूर देख लो। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या होता है इंटीग्रेशन और कैसे इसका यूज करते हैं। इंटीग्रेशन देखो, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, निकाल सकते हैं। सर्किल का भी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। बट सपोज दैट कोई भी रैंडम कर्व दे दिया जाए, कोई एक फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, और मैं आपसे बोल दूं कि भाई मुझे तो यहां से लेके यहां तक x1 से x2 तक का ये जो एरिया है ये निकालना है, तो इस चीज के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे केस में एरिया को कैसे निकालेंगे, वहीं पर काम आता है इंटीग्रेशन का। समझना कैसे इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। स्टार्ट का ये 2 मिनट जितना ज़्यादा आपके माइंड में क्लियर रहेगा, ये पूरा वीडियो आपको उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। देखो, सपोज दैट कोई फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसका ग्राफ मैंने मान लिया कि कुछ ऐसे बन रहा है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब मैं फंक्शन के बारे में बार बार नहीं बताऊंगा फंक्शन क्या होता है। मैंने बोला था एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप x डालते हो y निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट y इक्वल टू कुछ भी आप लिख दो, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, कुछ भी आप लिख दो। तो कहने का मतलब क्या है, x की जो वैल्यू पुट करोगे, अगर आपने x को 1 पुट कर दिया तो y कितना निकलेगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 माइनस 6 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप x को डालते हो y निकलता है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। x की जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू होगी। इतनी चीज समझ आती है। तो हमने मान लिया कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है जो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालने को बोला गया कि भाई यहां से x1 से x2 तक का ये जो एरिया है, ये वाला बीच वाला एरिया निकाल दो। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग यहां से एक रैंडम डिस्टेंस x पे जाएंगे और जब x को पुट करेंगे तो हमें पता है ना, ये वाली एक्सिस x की वैल्यू को दिखाती है और ये वाली वैल्यू y की वैल्यू को दिखाती है। सो अगर x डिस्टेंस पे गए तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी y इज अ फंक्शन ऑफ x है, x डालने पे y मिल रहा है। सो x हमने डाला, हमें y मिला। अगर बहुत थोड़ा सा x और डाल दें, dx और डाल दें, ठीक है, बहुत थोड़ा सा हमने और डाल दिया dx, तो चूंकि x पे डिपेंड कर रहा है y, सो x हमने डाला था, हमें y मिला, x में ना के बराबर इंक्रीज कर दिया, कितना, dx, तो y में भी लगभग ना के बराबर इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये हाइट भी y ही रहेगी। इसको मैंने एक बार वो स्वीटनेस का एग्जांपल लेके समझाया था, फिर से बता दे रहा हूं। जैसे चाय कितनी मीठी है, स्वीटनेस जो होती है वो किसका फंक्शन होती है,
वो फंक्शन होती है शुगर का। भाई जितना चीनी आप डालोगे चाय में उसी के अकॉर्डिंग मीठी होगी। सो सपोज दैट कि आपने 2 चम्मच चीनी डाली, कुछ मिठास आपको मिली, अगर आपने उसमें एक ग्रेन, एक दाना अगर और डाल दिया तो क्या मिठास पे कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं, ठीक है। आप जज नहीं कर पाओगे कि हाँ मिठास बढ़ गई या घट गई, अगर सिर्फ एक नमक के ग्रेन के जितना अगर हमने और डाल दिया तो कहने का मतलब क्या है कि इस x के मुकाबले ये dx बहुत छोटा है। x डालने पे हमें कोई वैल्यू मिली है y, और अगर उसमें dx और डाल देते हैं, dx इतना छोटा है कि dx डालने से, dx बढ़ाने से y पे लगभग कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हाइट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। अब y ये dx है, तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी y इंटू dx। अब हमें क्या करना है? जो काम हमने यहां पे किया है, हमने क्या करा है? इस स्ट्रिप का एरिया निकाला है। अगर हम x1 से x2 तक ऐसी ढेर सारी स्ट्रिप्स बना के और सबके एरिया को निकाल के जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? हमें पूरे का पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी ढेर सारी स्ट्रिप्स बना के यहां से यहां तक जितनी भी स्ट्रिप्स हैं सबके एरिया को जोड़ दे तो हमें ओवरऑल एरिया मिल जाएगा। ये काम हम नहीं कर सकते, इतना मेहनत का काम हमसे नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या बनाया है? इसी के लिए हमने बनाया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? ये हमने निकाल के दिखाया था इस स्ट्रिप का एरिया। अब हम इंटीग्रेशन को बुलाएंगे और बैठाएंगे प्यार से, बोलेंगे कि बेटा यही काम तुम x1 से x2 तक कर डालो। इंटीग्रेशन क्या करेगा? जो भी हमने किया है वही काम जो हम बता रहे हैं कि यहां से यहां तक कर डालो, वही काम कर देगा। जैसे होता नहीं है कि अगर कोई छोटा बच्चा है और कोई गार्जियन को काम करवाना है, ठीक है, तो गार्जियन क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, एक करके दिखा देते हैं, ठीक है, कि ये इस तरीके से होगा, और उसके बाद बोलते हैं कि इतना कर डालो। तो सेम चीज है यहां पर, आप समझ रहे हो ना कि हमने इस स्ट्रिप का एरिया निकाल के दिखा दिया। अब इंटीग्रेशन को बिठा दिया कि ये काम तुम्हें x1 से x2 तक करना है। कौन सा काम? जो हमने किया है, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। ये काम यहां से यहां तक करके जोड़ दो सबको। तो जब इंटीग्रेशन ये काम कर देगा तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरे का पूरा एरिया मिल जाएगा। अच्छा देख लेना कहां से कहां तक का एरिया मिल रहा है। एरिया कर्व और x एक्सिस के बीच का मिल रहा है। कहां से कहां तक? जो भी लिमिट हमने लगाया है वहां से वहां तक, x1 से x2 तक, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया हो। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। ये चीज अभी आगे आएगी। अब देखते हैं कि आज हम लोग किन दो स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले स्टेटमेंट आपको बता दे रहा हूं। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी। मैं डेल्टा वी लिख दे रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे ही मैंने स्लोप का दो स्टेटमेंट बताया था पिछले वीडियो में, ऐसे ही हमें एरिया का भी याद रखना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये चीजें पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, हालांकि क्लास 9th में हमको बताया जाता है। अब इसका प्रूफ देखना है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे, फिर इसका एक बेसिक मेथड से, फिर कैलकुलस मेथड से। उसके बाद दोनों पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो पहला देखते हैं कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, हमें ही प्रूव करना है। सबसे पहले बेसिक मेथड को देखेंगे, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन लूंगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है।
ये नहीं कि स्कूल में पूछा जाए तो आप यही करके चले जाओ, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको ईजिली समझ आ जाए उसके लिए बता रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल लूँगा यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने इतनी बार बताया है, क्या होता है, इक्वल टाइम में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है तो होता है यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हाईवे पे कोई बॉडी एक सेम स्पीड से मूव कर रही हो तो यूनिफॉर्म मोशन है। सो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ v क्या होगा, v कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, कोई बॉडी मूव कर रही है। सो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं तो ऐसे बनेगा, ठीक है, कांस्टेंट बनेगा। ये हाइट कितनी है, ये v है। अब सपोज दैट बॉडी यहां से यहां पर पहुंचती है t टाइम में, यहां से यहां तक पहुंचती है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, डिस्प्लेसमेंट है s। तो रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये चीज हम सबको पता है। t को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये चीज हो गई। चलो अगर हम लोग, ये जीरो है यहां पर है सपोज दैट t, अगर हम लोग इतने का एरिया निकालें, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर कांस्टेंट है तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसका अगर हमको एरिया निकालना हो, अगर हमको इसका एरिया निकालना हो तो एरिया कितना आएगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि v इंटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को आप देखो, डिस्प्लेसमेंट भी v इंटू टी है, एरिया भी v इंटू टी है, यानी कि एरिया ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां से आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, देखो इसको हम लोग क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये नहीं करके आना है, ठीक है, आपको कैलकुलस वाला करके आना है, क्योंकि यहां पे हमने एक पर्टिकुलर केस लिया है। जब हम लोग कोई भी चीज प्रूव करते हैं, ठीक है, तो हमें सबके लिए प्रूव करना होता है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे जैसा मोशन हो। यहां पे हमने पर्टिकुलर केस लिया है तो इसलिए इसको आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर रहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया है कैसा भी तो जो उसका एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। चलो बात कर लेते हैं कैलकुलस वाली भी, जो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। देखो कैलकुलस मेथड जो है, कोई बॉडी मूव कर रही है, यहां से यहां तक गई, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, ऐसे ले लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। किसी टाइम पे t1 टाइम पे सपोज दैट बॉडी यहां थी x1 पे, t2 टाइम पे बॉडी कहां है, यहां पे है, t1 टाइम पे बॉडी यहां है और t2 टाइम पे बॉडी यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले तो x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू dx बाई dt, ये चीज मैंने बताया है, अगर ये ना पता हो तो आप पुराने वीडियोस देख लो, v इक्वल टू dx बाई dt। अब क्या करेंगे, dt को आप इधर लाएंगे, सो dx इक्वल टू v dt, dx इक्वल टू v dt। फिर हमने क्या करा था, हमने इंटीग्रेट किया था, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, with proper limits। मैंने लिमिट लगाना भी बताया था ना आपको, कि इंटीग्रेट करेंगे dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, इधर dt है इसका मतलब यहाँ पे टाइम की लिमिट्स लगेंगी, इधर dx है तो इसका मतलब x की लिमिट्स लगेंगी। अब देखो जब टाइम t1 है तो उस टाइम का पोजीशन लगेगा, ठीक है, जो आप टाइम पुट करोगे इधर उसी टाइम का पोजीशन लगेगा। सो t1 टाइम पे बॉडी कहाँ है, बॉडी x1 पे है, और t2 टाइम पे बॉडी कहाँ है, बॉडी x2 पे है।
अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ब्रैकेट में पुट कर लिया x1 से x2। राइट साइड में इसको ऐसे ही रहने दो आप, t1 से t2 v dt। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x2 माइनस x1, इधर आ गया t1 से t2 v dt। ये x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 v dt। बस आपको यही देखना है। मैं थोड़ा छोटे में करके लिख दूं, ठीक है। ये रिलेशन आ गया, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और हाँ चलो इसका एक ग्राफ भी बना लेते हैं। हमें नहीं पता कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है, हमें कोई भी पर्टिकुलर केस नहीं लेना। तो हम लोगों ने एक जनरल कुछ भी मान लिया, ये कुछ भी हो सकता है, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सबके लिए सही होगा। t1 टाइम सपोज दैट ये है और t2 टाइम सपोज दैट ये है। सो डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन आया है वो हमको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं एरिया की, कि अगर हमको t1 से t2 एरिया निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। अगर हमको यहां से t1 से t2 तक का एरिया निकालना हो, मैंने क्या बोला था, जैसे मैंने y और x के रेफरेंस में किया था वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग t पे जाएंगे और जो हाइट हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, v मिलेगी। और उसके बाद मैंने dt लिया था तो dt को लेंगे तो ये एक पतली सी स्ट्रिप बन जाएगी, इसका एरिया कितना होगा, v इंटू dt होगा, v इंटू dt होगा इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया। फिर हम क्या करते थे, हम इंटीग्रेशन को लाके बिठाते थे, बोलते थे कि यही काम t1 से t2 तक यही काम कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे का पूरा एरिया। सो इंटीग्रेशन को हमने बिठाया और बोला कि t1 से t2 तक ये काम कर डालो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, इस कर्व के और t एक्सिस के बीच का एरिया मिल जाएगा t1 से t2 तक। तो अब आप ध्यान से देखो, ये है सेकेंड इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन आया है सेम एक्सप्रेशन एरिया का आया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया ही क्या है, एरिया ही डिस्प्लेसमेंट है। फिर अगर इसको डिटेल में लिखें तो बोलेंगे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिर्फ आप एरिया रख के मत याद रखना, नहीं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालो, बोल दो डिस्प्लेसमेंट है, ये चीज नहीं। किसका एरिया, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो उसका जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। अब ये जो कंक्लूजन है ये हमको याद रखना है। इस पे अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे जिसमें मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालना सिखाऊंगा, किसी भी ग्राफ, अगर कोई ग्राफ दिया है तो उसके बेसिस पे। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलो इसी वक्त इस पे बेस्ड एक एग्जांपल को देख लेते हैं। सपोज दैट एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है किसी मोशन का जो कुछ इस तरह है, वेलोसिटी टाइम थोड़ा सिंपल लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। मेनली आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ये वैल्यू है, अच्छा एक चीज याद रखना, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में दिया गया है और टाइम सेकेंड में है। यूनिट्स का ख्याल रखना, यूनिट्स अगर चेंज हो गई तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। वेलोसिटी है यहाँ पे 10 और ये नेगेटिव में है तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग -10। इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड्स। ठीक है,
हमें डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है 10 सेकेंड में, 0 से 10 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर है। मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि भाई 10 मीटर कोई बॉडी अगर इधर जा रही है, 10 मीटर इधर गई और 4 मीटर वापस आ गई, सो 10 इधर गई है और 4 वापस आई है, तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, डिस्टेंस को हम लोग पाथ लेंथ भी बोलते हैं। तो मतलब टोटल पाथ की लेंथ यानी कि 10 + 4 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन। बॉडी थी कहां और बॉडी है कहां, सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा, वो कहां घूम के आई है इससे कोई मतलब नहीं। सो इनिशियली यहां थी, फाइनली यहां पे है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 10 - 4 यानी ये हो जाएगा 6 मीटर। ये बेसिक सी चीज हमको पता है। दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि मोशन में हम लोगों को डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। अगर एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, सपोज दैट ये पॉजिटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। सो एक चीज आप इस ग्राफ में देखो, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव में है, नीचे वेलोसिटी माइनस में, तो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब सपोज दैट यहां कहीं पे आप किसी भी पॉइंट को चूज करो तो बॉडी किधर मूव कर रही है, प्लस वाले डायरेक्शन में, आप जो भी प्लस मान रहे हो। यहां कहीं पे आप किसी पॉइंट को ले रहे हो, मतलब तब बॉडी किधर मूव कर रही है, माइनस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। ऊपर वाला जो एरिया होगा ये प्लस में आप लोगे, मतलब बॉडी इधर जा रही, और नीचे वाला एरिया जो होगा ये माइनस में होगा। इसका मतलब क्या है, बॉडी इधर आ रही है। अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। चलो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, जो टाइम एक्सिस के ऊपर है और जो टाइम एक्सिस के नीचे है। मैं ये पूरा एरिया निकालूंगा पहले, जो टाइम एक्सिस के ऊपर है, और फिर नीचे वाला एरिया। एरिया अबव टी एक्सिस कैसे निकालेंगे, हमें पता है। मैं यहां पर लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट निकाल लो आप। हाफ इस ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइट कितनी है हमारी, हाइट 10 है। ये तो निकला है इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, प्लस का साइन लगाएंगे। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 2 यानी कि 4 होगा ना। अब इतनी चीज तो हमें समझ आती ही है, ये 4 होगा। सो 4 × 10, ये क्या हो जाएगा, 4 × 10 इसका एरिया हो गया। अब हमें क्या लिखना है, हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये भी हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस कितना हो जाएगा, 8 - 6 यानी कि 2, और हाइट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 × 4 = 40, 50, 60, ओवरऑल कितना आ गया, ये आ गया है 60 मीटर। मीटर में मैंने क्यों लिखा है, अब ध्यान देना। एरिया में मैंने क्या करा है, मैंने बेस और हाइट मल्टीप्लाई किया है, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई किया है। सिंपली बोले तो टाइम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कहने का मतलब सेकंड को मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर मैं सेकंड को मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो क्या आएगा, मीटर ही तो आएगा। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। सो मैंने बोला था कि ये मैंने निकाला है टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया जो कि प्लस में है, मतलब बॉडी उधर जा रही है, और नीचे वाला एरिया माइनस में आएगा। या फिर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, चलो अभी साइन को छोड़ो, मैं सिर्फ अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एरिया अंडर टी एक्सिस। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू, तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस कितना है हमारा, 2 होगा, 10 - 8 2, और हाइट कितना है, -10 नहीं रखना, सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो आप 10 को रखो। सो ये आ गया 10 मीटर। अब ये चीज तो हमें पता है ना भाई कि ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर किसी भी पॉइंट पे बॉडी किधर जा रही, प्लस वाले डायरेक्शन में।
नीचे बॉडी माइनस वाले डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर इस मोशन को हमें समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं कि बॉडी यहां पर अगर थी तो 0 से लेके 8 सेकेंड तक, 0 से 8 सेकेंड तक बॉडी किधर जा रही है, पूरे का पूरा एक ग्राफ प्लस में है, यानी कि बॉडी 0 से 8 सेकेंड तक प्लस में जा रही है। कितना गई है, 60 मीटर गई है। कितना, 60 मीटर। और फिर 8 सेकेंड पे बॉडी यहां पहुंची, उसके बाद आगे का ग्राफ नेगेटिव में है, तो बॉडी इधर आ रही है नेगेटिव में, और इसका एरिया कितना निकला था, 10 मीटर निकला था, मतलब 10 मीटर बॉडी पीछे आ गई है। सो अब इसके आगे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो 60 + 10 यानी कि 70 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो 60 - 10 यानी कि 50 मीटर। यहां से आपको वो बारीक कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी कोई ग्राफ दे दिया जाए और डिस्टेंस बोला जाए तो आपको ये भी प्लस में लेके ये भी प्लस में लेके दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि डिस्टेंस में आप आगे पीछे कहीं भी आओ जाओ सब ऐड होता चला जाता है। डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर आप 100 आगे गए और 60 पीछे आ गए तो सिर्फ 40 ही होता है, वहां पे वो 60 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दिस एरिया, जो ऊपर का एरिया है उसे आप प्लस में रखोगे, नीचे वाले एरिया को आप माइनस में रख दो। ऊपर का एरिया 60 था, नीचे का एरिया जो 10 था उसको आप माइनस में रख दो, वो निकल आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी चीज हमें समझ आ गई। चलो यहाँ पे तो हम लोगों ने मैनुअली फॉर्मूला लगा के एरिया को कैलकुलेट कर लिया। एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर इंटीग्रेशन की मदद से निकालते हैं तो क्या निकलता है। अभी मेरे कहने का मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, अभी आएगा। सपोज दैट मैंने कुछ ऐसा दे दिया कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v = समथिंग t के फॉर्म में है, जिसका ग्राफ मान लेते हैं कुछ ऐसा है, कुछ भी इस तरीके से बना है, ये वेलोसिटी ये टाइम है, और 0 से लेके 6 सेकेंड, ये यहां पे 6 सेकेंड है, 0 से 6 सेकेंड तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि 0 से 6 सेकेंड तक भाई बताओ डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जब आप क्या करोगे, देखो आपको दो पार्ट में कंसीडर करना है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब तो आप सीधे सीधे एरिया निकाल दो। एरिया कैसे निकालते हैं, v dt करते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा के 0 से लेके 6 सेकेंड तक कर देंगे। मैंने क्या बताया था कि t डिस्टेंस पे आप जाओगे तो वैल्यू मिलेगी v, और फिर dt लोगे तो ये एक पतली सी स्ट्रिप मिल जाएगी, इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया होगा v dt। फिर हमें इंटीग्रेशन को बुला के प्यार से बिठाना है, बोलना है 0 से लेके 6 सेकेंड तक, यहां से लेके यहां तक सबका इंटीग्रेशन मतलब सबका एरिया निकाल के जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा, एरिया। अब एक चीज का ख्याल रखना, जब हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली इसको जो नीचे वाला एरिया है इसको नेगेटिव कंसीडर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझना कि अगर इसका मैग्नीट्यूड 80 है और इसका मैग्नीट्यूड 30 है तो ये सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50, यानी 80 - 30। ठीक है, सो अगर कोई इक्वेशन दिया है और आपसे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, जहां से जहां तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो आप सीधा इंटीग्रेट कर दो। बट अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी, अब ये चीज तो हमें पता है ना कि भाई ऊपर वाला एरिया बॉडी इधर जा रही, नीचे वाला एरिया बॉडी इधर आ रही, ये चीज हमें पता है कि डिस्टेंस में दोनों को ही जोड़ना है। ये चीज इंटीग्रेशन को नहीं पता। वो तो क्या करेगा, इधर वाले को पॉजिटिव इधर वाले को नेगेटिव लेके आपको दिखा देगा। यानी डिस्प्लेसमेंट के केस में आंख बंद करके इंटीग्रेशन का यूज करो। बट अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया है तो सबसे पहले आप निकालोगे कि कहां पे वेलोसिटी 0 है, कहां पे वेलोसिटी 0 है। सपोज दैट चौथे सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है। एग्जाम्पल मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सपोज दैट चौथे सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है तो आपको क्या करना पड़ता, आपको एक बार 0 से 4 सेकेंड तक इंटीग्रेट करना पड़ता, मतलब v dt
0 से 0 to 4, यहां से जो वैल्यू मिलती वो पॉजिटिव वाली वैल्यू मिलती, मतलब 80 मिलता। फिर हमें 4 to 6 करना पड़ता, 4 to 6। जब ये वाला एरिया निकालते तो ये कितना मिलता, -30 मिलता। इंटीग्रेशन नीचे वाले एरिया को नेगेटिव ही कंसीडर करता है। जब डायरेक्ट हम लोग 0 to 6 कर रहे थे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा था, 50 आ रहा था। जब हमने निकाल लिया कि भाई 0 हो कहां रहा है, वो चीज हमें पता चल गई, तो ऊपर वाला एरिया आप अलग से निकालो, नीचे वाला अलग से निकालो। अब क्या होगा, 80 बॉडी इधर गई, 30 इधर आई। तो हमें तो पता है ना कि पाथ लेंथ में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 80 + 30, यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 110 मीटर। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थोड़ा सा डीप है, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, बट आपको समझ आ जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया की। जैसा कि हमको पता है एरिया ऑफ, आई होप आपको पता हो, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को। सबसे पहले इसका प्रूफ देखेंगे, फिर बात करेंगे इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल की। प्रूफ भी सबसे पहले एक बेसिक मेथड, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन लेके आपको समझाऊंगा, जिससे ये चीज आपके दिमाग में क्लियर रहे कि एरिया चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मैं कैलकुलस मेथड से समझाऊंगा। सो सबसे पहले बेसिक मेथड देखते हैं, बेसिक मेथड। और इसके लिए मैं कौन सा केस लूंगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस लूंगा। यूनिफॉर्म, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये एग्जाम में करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जो करने वाला है वो बाद में आएगा, इससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैं केस ले रहा हूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन फिक्स हो। इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि आप खड़े हो रोड पे और पीछे से आपको कुत्ता दौड़ाने लगा, तो फिर आप क्या करते हो, स्कूटी को ऑन करके या बाइक को ऑन करके भागते हो। तो आपकी स्पीड बढ़ रही है और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। एक सेकंड में अगर 0 से 10 हुआ तो अगले सेकंड में 10 से 20, फिर अगले सेकंड में 20 से 30, वो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक सेकंड में 0 से 10, फिर अगले सेकंड में 10 से 25, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होगा। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस ले रहे हैं। देखो आप 0, यहां पे आप खड़े थे सपोज दैट, या फिर मान लेते हैं कि किसी t1 टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी, और t2 टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया हूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। सो हमें ये इक्वेशन तो पता है ना कि एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये चीज हमें पता है। t को आप इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी। v माइनस यू का एग्जैक्टली मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। सो डेल्टा v इक्वल टू a इंटू टी, इसको आप लिख लो फर्स्ट इक्वेशन। अब ये है हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू a, और जो टाइम हमने लिया है सपोज दैट ये है t। तो अगर हमको इसका, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, अगर हमको इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दिस इनटू दिस, यानी कि a इंटू टी। अब आप देखो ये सेकेंड है, चेंज इन वेलोसिटी a इंटू टी, एरिया भी a इंटू टी। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से आपको मोटा मोटा ये चीज क्लियर हो गया कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बट इसको किसी एग्जाम में नहीं करना है, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखने के लिए बताया गया है। अब बात करते हैं कैलकुलस मेथड से, जहां पे मोशन कैसा भी हो और हम लोग प्रूव कर देंगे कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं कि कोई मोशन हो रहा है जिसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बन रहा है, कुछ भी रैंडम सा बन रहा है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ
कुछ भी रैंडम सा। मैं कभी भी ग्राफ इसके पीछे नहीं बनाता, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है, क्या है कि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है, मैं पीछे नहीं बनाता हूँ। सो सपोज दैट ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। सिचुएशन को भी समझा दे रहा हूँ कि t1 टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है, और t2 टाइम पे वेलोसिटी v है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू dv/dt, ठीक है, ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ रखा है। dt को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू a dt। अब क्या करते हैं हम लोग, करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। प्रॉपर लिमिट्स का मतलब क्या है, मैं कई बार बता चुका हूं कि यहां पर dt है, इसका मतलब यहां पर टाइम की लिमिट्स लगेंगी, यहां पे dv है तो वेलोसिटी की लिमिट्स लगेंगी। सो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया, dv a dt, यहां पे लगा है टाइम, यहां पे टाइम का और यहां पे वेलोसिटी का लिमिट लगाना है। t1 टाइम जब है तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, उस टाइम पे वेलोसिटी u है, और जब टाइम t2 है तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, उस टाइम पे वेलोसिटी v है। अब dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो गया u, ये हो गया v, इसको आप ऐसे ही रहने दो। a dt t1 से t2, लेफ्ट साइड में आ गया v माइनस यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt t1 से t2। v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 a dt। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको आप यहीं तक करके छोड़ दो। अब क्या निकालना है, अब हम लोग निकालेंगे एरिया। एरिया निकालना हमें पता है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही। क्या करते हैं, हमें t1 से t2 तक के बीच का जो ये एरिया है, किसके बीच का, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, t1 से t2 के बीच में, ये वाला एरिया निकालना है। क्या करेंगे, किसी भी t लेंथ पे जाएंगे, t लेंथ पे जाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो a मिलेगी। क्यों, a इज अ फंक्शन ऑफ t, ये ग्राफ किसका है, a इज अ फंक्शन ऑफ t, a का ग्राफ है। सो t पे गए तो ये वाली एक्सिस हमें a की वैल्यू बता रही है। अगर हम इसमें t को बहुत थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, कितना, dt इंक्रीज कर दें, तो फिर याद रखना ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, बट ये नेग्लिजिबल है, dt नेग्लिजिबल है t की कंपैरिजन में। सो अगर dt नेग्लिजिबल है तो a की हाइट में कोई खास फर्क नहीं आएगा, a उतना ही रहेगा। और इस स्ट्रिप का एरिया, जो स्ट्रिप बना है इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब a dt, ये तो इस स्ट्रिप का एरिया हो गया। हमें निकालना है इस पूरे एरिया को, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को लाके बिठा देंगे और बोलेंगे कि यही काम तुम t1 से t2 तक कर डालो। कहां से कहां तक, t1 से t2 तक यही काम करके ऐड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पूरे का पूरा एरिया। सो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि अगर एरिया निकालना हो तो एरिया कितना होगा, इतना होगा। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, जो एरिया आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्टेटमेंट आपको रटा होना चाहिए। समझाने के लिए मैंने एक बहुत हल्के मेथड से भी समझा दिया था इससे पहले, बहुत ही एक पर्टिकुलर केस लेके, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। हमें एक बार मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें लिख देता हूँ, कैसे याद रखना है आपको वो भी बता दे रहा हूँ। 3 ग्राफ हमने देखे हैं, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। तीनों को मैं बना रहा हूँ ऐसे शॉर्ट में, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम।
पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स नहीं रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा एक्स मतलब क्या? चेंज इन एक्स, या सिंपली बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अरे एक्स में कितना चेंज हुआ वो डिस्प्लेसमेंट को ही तो बताएगा। एक चीज और मैंने आपसे बोला था, जो रिश्ता प्लस माइनस में है, जो रिश्ता मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, सेम वही रिश्ता डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में है। कहने का मतलब किसी भी क्वांटिटी के साथ आप 4 जोड़ के 4 घटा दो तो वापस से वही क्वांटिटी मिल जाएगी। किसी भी क्वांटिटी के साथ 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो वही चीज मिल जाएगा। तो किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन कर दो तो आपको वही चीज मिल जाएगी। डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने बताया था ना, किसी भी चीज को आप डिफरेंशिएट करते हो तो स्लोप मिलता है। तो ध्यान से देखना, x को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिल रहा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन मिल रहा। किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ये भी मैंने बताया था। सो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है, एरिया मिला है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है तो एक्सेलरेशन मिला है। अब अगर एक्सेलरेशन टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल रही है, बट ये चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, यहां पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है आपको डीप लगे, जितना भी समझ पाओ, जो भी आपको सही तरीका लगे उससे आप ध्यान रखना। मैं सारे मेथड्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड एक छोटे से न्यूमेरिकल को देख के आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। ग्राफ वही पुराना वाला लेंगे जैसा कि हमने वेलोसिटी टाइम में लिया था, ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ये है हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है कुछ इस तरीके से, सेम उसी टाइप सा ले रहे हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे। एक्सेलरेशन है इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। ये है 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। ये वैल्यू है +10 और नीचे वाली वैल्यू अपने आप माइनस में हो जाएगी, -10। बोला गया है इफ एट t = 0 जो वेलोसिटी है बॉडी की वो है 35 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि जब t 0 है, जब मोशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 35 मीटर पर सेकेंड है। हमसे बोला क्या गया? फाइंड वेलोसिटी एट t = 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? अब हमको क्या करना है? हमें तो सिंपल जो चीजें पता है उन्हीं को अप्लाई करना है। क्या कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक चीज और, ऊपर वाले ग्राफ को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले ग्राफ को नेगेटिव लेना है। क्यों? देखो, अगर ये प्लस वाली डायरेक्शन है तो ये माइनस वाली डायरेक्शन हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन प्लस में है इसका मतलब स्पीड इधर बढ़ रही, और अगर एक्सेलरेशन नीचे है मतलब नेगेटिव है तो इसका मतलब स्पीड इधर बढ़ रही, जस्ट अपोजिट। ठीक है, या इधर बढ़ने को क्या बोल सकते हैं कि इधर घट रही। बहुत सिंपल शब्दों में समझो कि ऊपर वाले एरिया को आपको प्लस में लेना है, नीचे वाले एरिया को आपको माइनस में लेके जोड़ देना है। सो डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू। अब एरिया क्या होगा? इसका एरिया मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट प्लस
रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 4 इंटू 10 प्लस इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। इसको बंद कर दो, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने ऊपर वाला एरिया लिख लिया, ये प्लस में हो जाएगा। और फिर नीचे वाला एरिया अगर हमको लिखना हो, -10 यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे वाला एरिया अगर हमको लिखना हो ये वाला, तो क्या लिखेंगे, हाफ बेस 2 है और 10 - 8 यानी ये 2 हो जाएगा। हाइट कितना है 10 है, बट इस एरिया को हमें माइनस में पुट करना है क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया नीचे है। हमने क्या किया, ऊपर वाले का एरिया प्लस में रखा, नीचे वाले एरिया को निकाल के उसको माइनस में रख दिया क्योंकि ये नीचे है, इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। सो v - u इक्वल टू 40 50 60 60 - 10 यानी कि v - u ये कितना आ गया 50 आ गया है। u की वैल्यू कितनी थी इनिशियली, 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को, बट इनिशियल कितना था 35 था। सो v - 35 इक्वल टू 50 यानी कि v कितना आ गया 50 + 35 85 मीटर पर सेकेंड। बॉडी की इनिशियल जो स्पीड थी कितनी थी 35 थी और फाइनली कितनी है 85 है। तो कहने का मतलब जो चेंज आया है वो कितना आया है 50 का आया है। 50 मतलब ये पूरे का पूरा एरिया, जहाँ पे हमने ऊपर वाला एरिया प्लस में लिया है और नीचे वाले एरिया को माइनस में लिया है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई इक्वेशन दे दिया जाए कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम a = t² - 2t, कुछ भी इस तरीके से, तो आपको करना क्या है, जहां से जहां तक t = 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक बोला गया, तो 2 से 4 तक आपको सीधे इंटीग्रेट कर देना है और आपको 2 से 4 तक का चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए भी हैं, जो भी मैंने बोला है वैसे क्वेश्चंस, ठीक है, कि अगर a का फंक्शन दिया है तो किस तरीके से हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग पोजीशन निकालते हैं, वो पुराने वीडियोस में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमी लगती हो, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कौन से तरीके आपको ज़्यादा पसंद आए। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से एकदम बेस्ट देने की, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं कोशिश करूँगा और मैं दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में लास्ट टॉपिक को लेके, जो कि है हमारा रिलेटिव मोशन। तब तक के लिए बाय बाय।